फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसको हम इंग्लिश में डाटा मैनेजमेंट कहते हैं। क्लास 8 मैथ का पिछले सारे चैप्टर का वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लास 8 मैथ का प्लेलिस्ट दे दिया है। प्लेलिस्ट में क्लास 8 के सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, अभी तक मैंने जितना भी बताया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है चित्रलेख, जिसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पिक्टोग्राफ। तो चित्रलेख क्या होता है, यहाँ पे देखिए, एक ग्लास बराबर एक संकेत 1000 ग्लासों के उत्पादन को बताता है। मतलब एक ग्लास किसको दर्शाता है, 1000 ग्लास को। ठीक है, एक ग्लास 1000 ग्लास को दर्शाता है। तो यहाँ पे जनवरी में है 4 ग्लास, यानी कि 4000 ग्लास का उत्पादन जनवरी में हुआ। फरवरी में 3 और 3 6 ग्लास है, यानी कि फरवरी में 6000 ग्लास का उत्पादन हुआ। फिर मार्च में 2000 ग्लास, 2 ग्लास है, यानी कि 2000 ग्लास। एक ग्लास बराबर 1000 है, यहाँ पे दिया गया है। तो मार्च में 2000 ग्लास का उत्पादन हुआ। फिर अप्रैल में 4000 ग्लास का उत्पादन हुआ। ये आपको एक आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है मार्च के महीने में कितने ग्लासों का उत्पादन हुआ। मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने में 2000 ग्लास का उत्पादन हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2000 ग्लास। फिर ब नंबर में है किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जनवरी में 4000 ग्लास का उत्पादन हुआ है और अप्रैल में भी 4000 ग्लास का उत्पादन हुआ है। जनवरी में भी 4 है, अप्रैल में भी 4 है, यानी कि जनवरी में 4000 ग्लास और अप्रैल में भी 4000 ग्लास। तो इन दोनों महीने में बराबर ग्लास का उत्पादन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी और अप्रैल। अब यहाँ पे दिया गया है सेकेंड नंबर में दंड आलेख, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बार ग्राफ। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। दंड आलेख में प्रत्येक दंड की चौड़ाई समान होती है तथा वे एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं। दंड की लंबाई यानी कि ऊंचाई, लंबाई मतलब दंड की ऊंचाई, इसको हम कहते हैं दंड। ये जो आपको यहाँ पे नीले कलर का दिख रहा है, ये क्या है, दंड। तो दंड की लंबाई पैमाना के अनुसार दिए गए आंकड़ों के संगत होती है। इसे हम संगत आंकड़ों के समानुपातिक भी कह सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है, दंड समान चौड़ाई के हैं और 2 क्रमागत दंडों के बीच समान दूरी रखी गई है। तो ये है दंड, ये सब क्या है, दंड है। 1 2 3 4 5 ये सब दंड है और इसके बीच की जो दूरी है वो समान है। जैसे ये 2 दंड है तो इन दोनों के बीच की दूरी समान है, फिर इसकी बीच की दूरी भी समान है, यानी कि सभी दंडों के बीच की दूरी समान है। और इसमें एक एक्स अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स लिखा हुआ है, एक्स, और यहाँ पे वाई। तो ये वाई अक्ष है और ये वाला एक्स अक्ष है। तो वाई अक्ष पे पुस्तकों की संख्या को दर्शाया गया है और एक्स अक्ष पे विषय को दर्शाया गया है, जैसे अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें हैं, गणित की कितनी पुस्तकें हैं, ठीक है, और हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं। तो इससे रिलेटेड ये आपको एक आंकड़ा दिया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी हैं। सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी है। तो जिस दंड की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, यानी कि जिस दंड की लंबाई सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए लंबाई लिखा हुआ है और ब्रैकेट में दिया गया है ऊंचाई, यानी कि जिस दंड की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है उसी विषय की पुस्तक सबसे अधिक होंगी। तो ये विज्ञान वाली जो पुस्तक है, इसके दंड की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, 500 तक आ रहा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 500 तक, यानी कि विज्ञान की पुस्तकें सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 500। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान की, और वह कितनी है, तो 500। तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान की पुस्तक है, सबसे अधिक विज्ञान की पुस्तक है और इसकी संख्या 500 है। 2 नंबर में है, सबसे कम किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी हैं। सबसे कम किस विषय की पुस्तकें हैं, तो जिस दंड की ऊंचाई सबसे कम है, जिस दंड की ऊंचाई सबसे कम है उस विषय की पुस्तक भी सबसे कम है। तो सामाजिक विज्ञान की जो दंड की ऊंचाई है, सामाजिक विज्ञान
विषय की जो पुस्तक है उसके दंड की ऊंचाई कम है, सबसे कम है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि वह कितनी है, तो 100। इसकी ऊंचाई कहाँ तक आ रही है, 100 तक। यानी कि इसका आंसर हम लोग लिखेंगे सबसे कम सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तकें हैं और उसकी संख्या 100 है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर आपको दंड दिया गया है। अंग्रेजी की पुस्तक है 200 और गणित की पुस्तक 400 और 300 के बीच है, यानी कि इसको हम 350 मान लेंगे। ठीक है, 350। तो ये 200 हो गया, ये 350 हो गया। हिंदी की पुस्तक है 400, विज्ञान की पुस्तक है 500 और सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है 100। तो सभी को हम जोड़ देंगे और जोड़कर जितना आएगा हम वहाँ पे लिख देंगे पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो अंग्रेजी का हो गया आपका 200, गणित का हो गया 350, हिंदी का हो गया 400, विज्ञान का हो गया 500 और सामाजिक विज्ञान का 100। 0 का 0, 5 का 5 और ये 5 4 9 1 10, 10 3 13, 14 15, तो 1550। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 1550। पुस्तकालय में कुल 1550 पुस्तकें हैं। इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। इस दंड आलेख द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि पुस्तकालयों में कौन से विषय की पुस्तकें कितनी संख्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो विषयों की पुस्तकें की संख्या का अंतर सबसे कम है। मतलब ऐसा कौन सा दो विषय की पुस्तकें हैं जिसका अंतर सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी की पुस्तक है 400 और गणित की पुस्तक है 350। तो हिंदी की पुस्तक से सिर्फ 50 पुस्तकें ही, गणित की पुस्तक सिर्फ 50 पुस्तक ही कम है। ठीक है, यानी कि गणित की पुस्तक से सिर्फ 50 पुस्तक हिंदी वाली पुस्तक ज़्यादा है। तो गणित और हिंदी की पुस्तक का अंतर सबसे कम है। यहाँ पर हमने पिक्टोग्राफ देखा और यहाँ पे बार ग्राफ देखा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ, यानी कि दोहरे दंड आलेख। इसी को हम कहते हैं दोहरा दंड आलेख। जब हमें आंकड़ों के दो समूहों की तुलना करने की आवश्यकता होती है तो दोहरे दंड आलेख यानी कि डबल बार ग्राफ खींचते हैं। ये डार्क वाला जो स्काई ब्लू कलर का है ये छमाही परीक्षा को दर्शाता है और जो लाइट स्काई ब्लू है ये वार्षिक परीक्षा को दर्शाता है। यहाँ जो दिया गया है ये है 2010 में प्राप्त गणित के अंक, यानी कि ये वाला y अक्ष पे जो ये दिया गया है ये नंबर, ये गणित के अंकों को दर्शाता है और x अक्ष पर जो नाम दिया गया है ये विद्यार्थियों के नाम है। ठीक है, विभूति, विकास, विभा, वासिर और विलास, तो ये सारे विद्यार्थियों के नाम हैं। कौन से विद्यार्थी ने छमाही परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया है और वार्षिक परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि विभूति ने छमाही परीक्षा में अंक प्राप्त किया है 50। ठीक है, गणित में 50 अंक प्राप्त किया है विभूति ने छमाही परीक्षा में, और वार्षिक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किया है। तो वैसे ही विकास है, विकास ने छमाही परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किया और वार्षिक परीक्षा में भी 40 अंक प्राप्त किया। फिर उसके आगे है विभा, वासिर और विलास। विभा ने छमाही परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किया था और वार्षिक परीक्षा में 90 अंक प्राप्त किया। वासिर ने छमाही परीक्षा में 50 अंक प्राप्त किया और वार्षिक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किया। विलास ने छमाही परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किया और वार्षिक परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किया। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही और वार्षिक में समान रहा। तो यहाँ पे एक विद्यार्थी है विकास, इसका प्रदर्शन छमाही और वार्षिक परीक्षा दोनों में समान था। छमाही में भी इसने 40 अंक प्राप्त किया था और वार्षिक परीक्षा में भी 40 अंक प्राप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास। लिखेंगे विकास का प्रदर्शन छमाही और वार्षिक में समान रहा। नेक्स्ट है, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा। तो यहाँ पे विभा नाम की जो लड़की है इसका प्रदर्शन छमाही की परीक्षा की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा। छमाही में इसने सिर्फ 60 अंक प्राप्त किया था और वार्षिक परीक्षा में 90 अंक प्राप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ब का आंसर हो जाएगा विभा। फिर नेक्स्ट है, कितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए। 50 से अधिक अंक
वार्षिक परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो वार्षिक परीक्षा का ये वाला है, ये वाला दंड है। तो 50 से ऊपर कौन कौन सा है? विभूति ने वार्षिक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किया था, और विभा ने वार्षिक परीक्षा में 90 अंक प्राप्त किया था, और विलास ने 70 अंक प्राप्त किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके आंसर में, यहाँ कह रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए? तो 3 विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो वो 3 विद्यार्थी कौन कौन से हैं? विभूति है, विभा है और विलास है। तो इन सब ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है, इस दोहरे दंड आलेख से क्या सूचना दी गई है? तो इस दोहरे दंड आलेख से यही सूचना दी गई है कि किस विद्यार्थी ने छमाही और वार्षिक परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छमाही के अंकों का औसत क्या है? क्या यह वार्षिक परीक्षा के औसत अंक से कम है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें औसत को समझना पड़ेगा। औसत क्या होता है? तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या यह वार्षिक परीक्षा के औसत अंक से कम है? तो पहले हम छमाही परीक्षा के औसत अंकों को निकालेंगे, फिर हम वार्षिक परीक्षा के औसत अंक को निकालेंगे। इसके बाद हम यह देखेंगे कि वार्षिक परीक्षा के औसत अंक छमाही परीक्षा के औसत अंक से ज़्यादा है या कम है। तो औसत अंक को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? औसत अंक लिखेंगे। औसत अंक बराबर सभी बच्चों के अंकों का योग बटा। औसत अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सभी बच्चों के अंकों का योग बटा कुल बच्चे। तो पहले हमें निकालना है छमाही परीक्षा के अंकों का औसत। तो छमाही परीक्षा के औसत अंकों को निकालने के लिए हम छमाही परीक्षा के कुल अंकों को लिखेंगे, यानी कि सभी विद्यार्थियों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो उन अंकों को हम यहाँ पर लिखेंगे, और नीचे हम लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या, टोटल जितने भी बच्चे हैं उसको हम लिखेंगे। तो छमाही परीक्षा में आप यहाँ पे देख लीजिए, छमाही परीक्षा में विभूति ने प्राप्त किए हैं 50 अंक, विकास ने 40 अंक, विभा ने 60 अंक, वासिर ने 50 अंक और विलास ने 80 अंक। तो इन सभी को हम पहले यहाँ पे जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 50 + 40 + 60 + 50 + 80। ठीक है, सभी अंकों को हमने जोड़ा, और नीचे हम लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। विभूति, विकास, विभा, वासिर और विलास। तो कुल बच्चों की संख्या है 5। तो नीचे हम 5 लिखेंगे। अब हम इसका योग करेंगे, योग यानी कि इन सबको जोड़ेंगे। 60 और 40 100 हो गया, 50 और 50 100 हो गया, यानी कि ये पूरा 200 हो गया, और ये 80। तो टोटल कितना हो गया? 280/5। 280/5। 280 में 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 280 को हम 5 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 25, 8 × 5 जाएगा 3, और 5 × 6 = 30, 56। तो टोटल हो गया हमारा 56। छमाही परीक्षा के अंकों का औसत आ गया 56। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम वार्षिक परीक्षा के अंकों का औसत निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वार्षिक परीक्षा के अंकों का औसत। तो वार्षिक परीक्षा में जितने भी अंक आए होंगे इन बच्चों के सभी अंकों का योग करेंगे, और नीचे हम कुल बच्चों की संख्या लिखेंगे। तो वार्षिक परीक्षा में विभूति ने प्राप्त किए थे 60 अंक, विकास ने 40 अंक, और विभा ने 90 अंक, वासिर ने 40 अंक, और विलास ने 70 अंक। तो इन सभी अंकों को हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 60 + 40 + 90 + 40 + 70 बटा कुल बच्चों की संख्या है 5। तो इन सब को जोड़ कर हो जाएगा 300। इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो 300 होगा। तो 300/5
5। इन सबको हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 छके 30 और ये 0, तो कितना आ गया? 60 आ गया। तो वार्षिक परीक्षा के अंकों का औसत ज़्यादा है और छमाही परीक्षा के अंकों का औसत कम है। यहाँ पर पूछा है कि छमाही के अंकों का औसत क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे छमाही के अंकों का औसत 56 है। ये पहला हो गया। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या यह वार्षिक परीक्षा के औसत अंक से कम है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाँ। तो ये दोनों ही हमारा आंसर हो गया। तो हमने पढ़ लिया अब डबल बार ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का वर्गीकरण। इसी को हम बारंबारता बंटन सारणी भी कहते हैं। बारंबारता बंटन सारणी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। तो यहाँ पर है, कभी कभी हमें ऐसे आंकड़े प्राप्त होते हैं जिनमें विविधता अधिक होती है। जैसे किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों पर विचार कीजिए। कक्षा के 30 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे है, यदि हम प्रत्येक प्रेक्षण यानी कि प्राप्तांक के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएं तो वह बहुत लंबी होगी। अतः हम सुविधा के लिए प्रेक्षणों की कुछ समूह या वर्ग बनाते हैं, जैसे 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 इत्यादि, तथा प्रत्येक समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर एक बारंबारता बंटन यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों के लिए वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी निम्नवत हो सकती है। तो किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों का प्राप्तांक यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी बनाया गया है। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा गया है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24, यानी कि 0 से 4 के बीच कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 0 से 4 के बीच आए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2। तो ये 2 क्या है? बच्चों की संख्या है। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 4 के अंक मतलब 0 से 4 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 से 8 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे 0 से 4 है तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 4 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। आप इसमें जब ढूंढेंगे, देखिए एक अंक है 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। 3 और 1, इससे छोटा अंक आपको और कोई नहीं दिख रहा होगा। तो 1 और 3 है, तो 2 ही है। 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 4 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे है 5 बच्चों ने 4 से 8 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है 1, 2 और 3, 4 और 1, 5। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 से 8 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। फिर 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8 से 12 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। जब इसमें से आप गिनेंगे, जैसे हमने अभी गिना था कि जैसे 0 से 4 के बीच 2 बच्चे ने अंक प्राप्त किया था और 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 4 से 8 के बीच अंक प्राप्त किया था। वैसे ही 8 से 12 के बीच अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या है 8। 12 से 16 के बीच अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या है 9। 16 से 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या है 4 और 20 से 24 के बीच अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या है 2। ठीक है, अगर आप इसमें ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8 से 12 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, तो इसमें से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और 9 बच्चे ऐसे जिन्होंने 12 से 16 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर मिलान चिन्ह में 2 को 2 लाइन खींचकर दर्शाया गया है और 5 को इस तरह से लिखा जाता है। पहले 4 लाइन खींचिए, उसके बाद इस तरह से आप 1 लाइन खींचिए, तो 5 हो गया, 5 लाइन हो गया। फिर 8 लिखना है तो पहले इस तरह से 5 लिखेंगे आप, 4 लाइन खींच के 1 लाइन उसके ऊपर खींचेंगे, ये 5 हो गया और अलग से 3 लाइन, तो 5 और 3 8 हो गया। तो इसी तरह से मिलान चिन्ह बनाया जाता है और इसी को हम कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। अब हम पढ़ेंगे आयत चित्र, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो अभी जो हमने सारणी देखा था तो वही सारणी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, वही सारणी है, बस यहाँ पे मिलान चिन्ह आपको नहीं दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24
और बच्चों की संख्या भी वही है, तो वही सारणी यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी सारणी को दंड आलेख चित्र द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे एक्स अक्ष खींचा गया है और वाई अक्ष खींचा गया है। वाई अक्ष पे विद्यार्थियों की संख्याओं को दर्शाया गया है और एक्स अक्ष पे विद्यार्थियों के प्राप्तांक को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे क्या है 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, जैसे कि इसमें आपको दर्शाया गया है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 4 के बीच अंक प्राप्त किया है। फिर 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 से 8 के बीच अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसी तरह से सभी बच्चों का अंक दर्शाया गया है। दोस्तों, एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने से पहले आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। हमने जो पढ़ा अभी आंकड़ों का प्रबंधन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। हमने क्या क्या पढ़ा, चित्रालेख पढ़ा, बार ग्राफ पढ़ा, डबल बार ग्राफ पढ़ा और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को भी हमने पढ़ा। ठीक है, बारंबारता बंटन सारणी को हमने पढ़ा। तो ये सारा चीज़ हमने आज कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।